पर उन ट्रीटीज पर साइन किए, और उसी की वजह से हमारे देश में भी समांतर कानून, पैरेलल लॉज जो हैं हम लेकर आए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया, 2000 में बना, अभी 2015 में दोबारा से अमेंडमेंट हुई। आपने निर्भया का केस सुना होगा, जिसमें एक महिला के साथ कुछ अपराधियों ने दुष्कर्म किया, और उन अपराधियों में एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 16 से 18 साल की पॉकेट में आती थी। उसकी वजह से ये दबाव पड़ा सरकार पे कि 16 से 18 साल का वो व्यक्ति, जो बच्चा तो है लेकिन जो कठोर हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, उसको भी हम अडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो उसी की अमेंडमेंट करते हुए पार्लियामेंट ने संशोधन किया, और 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है नया बनकर सामने आया। ये बेसिक बात मैं इस कानून की आपको बताई है। जहां पर भी कोई अपराध बच्चा कर देता है तो इस कानून में उसको प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो बच्चा 18 साल से कम का है, अभी मेजर नहीं हुआ है, उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है, और अगर उसने कोई अपराध किया है तो वो अपनी समझ से नहीं किया है, तो वहां चाइल्ड राइट्स की बात आ जाती है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उसको 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं की जा सकती। लेकिन 16 से 18 साल की जो श्रेणी बनाई नए कानून में, उसमें 16 से 18 में जिसमें बच्चे को हम प्री असेसमेंट के द्वारा ये पा लेते हैं कि इस बच्चे को पूरी समझ है, तो ये प्रोटेक्शन की कैप उसके ऊपर से हट जाती है, और फिर उसका बड़ी अदालत में ट्रायल चलता है। अब किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जैसा आपने मेरी स्लाइड पर आपकी स्लाइड पर देखा होगा, मेरे नाम के नीचे दिया मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो यहाँ बोर्ड का नाम लिया गया, यहाँ कोर्ट का नाम नहीं लिया गया। ये एक अंतर रखा गया, जो सामान्य अपराधी होता है उसको कोर्ट में, अदालत में पेश करते हैं, जबकि जो बच्चा अपराध में संलिप्त होता है उसको अदालत में पेश नहीं करते हैं, जज के सामने पेश नहीं करते हैं, उसको बच्चों की अदालत कह लें आप, बोर्ड में पेश करते हैं, और उसमें जज साहब भी उसी कुर्सी पे बैठते हैं जिस कुर्सी पे बच्चे को बैठाया जाता है। कोई बड़ी छोटी कुर्सी नहीं होती। उसका रीजन ये है कि क्यों नहीं जज साहब को ऊपर बैठाते, इसलिए नहीं बैठाते कि बच्चे के मानसिक मेंटल पर ऐसा असर ना आए कि मुझे पकड़कर किसी अदालत में पेश कर दिया है। बच्चों को किसी जेल में नहीं भेजा जा सकता, बच्चों को लॉकअप में बंद नहीं किया जा सकता, तो इनके लिए होम्स बनाए गए हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, सेफ होम है, चिल्ड्रन होम है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, जो बच्चे बेसहारा हैं या जिनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं तो उनको अडॉप्शन में भी दिया जाता है। उसका भी 0 से 6 साल तक के बच्चे के लिए अडॉप्शन सेंटर होता है, जिसकी अलग से प्रक्रिया है। ये बात की मैंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। अब मैं दूसरे कानून की भी बात करूंगा। इसमें दूसरे कानून की अगर हम बात करें तो आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नाम सुना होगा। क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर का मतलब हिंदी में उपभोक्ता, प्रोटेक्शन उपभोक्ता का संरक्षण, और एक्ट का मतलब कानून। अभी हमारे सामने नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनकर आया, जिसमें वो व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है जिसकी कोई वस्तु खराब मिली है उसको, या कोई सेवा उसने हायर करी थी, सर्विसेज हायर करी थी, वो डिफेक्टिव थी। मान लो आपने घर के लिए पंखा खरीदा है, या ट्रांजिस्टर खरीदा है, या कोई और चीज वस्तु खरीदी है, और वो एक समय से पहले खराब होगी, वारंटी या गारंटी से पहले खराब होगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप? जी सर। यस सर, यस सर। जी सर। तो उसके लिए एक अदालत बनाई गई जिसमें इन 2 तरह की खामियों के बारे में आप
शिकायत डाल सकते हैं और इसमें कोई फीस नहीं है, 5 लाख तक की सीमा तक, और उसके बाद भी नॉमिनल फीस है और इसमें समरी ट्रायल होता है। आपके पास बिल होना चाहिए वस्तु के खरीदने का। बड़ा सिंपल सिस्टम है, वकील की भी आवश्यकता इसमें नहीं है, आप सीधा भी उसमें शिकायत डाल सकते हैं। जिससे आपने खरीदा है उसका बिल लगा दिया, उसके पता लिख दिया तो उसको नोटिस जाता है और 180 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला इनको करना होता है। इसमें भी एक सेशन जज रैंक के प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। ये तीनों की खंडपीठ जो है उस शिकायत का निवारण करती है और ये आम लोगों को एक रिलीफ देने के लिए अलग तरह का कानून बनाकर इसकी अलग से पीठ की स्थापना की गई है। हर जिला स्तर पर इसकी स्थापना की गई है। अगर आपका भी कोई ऐसा मैटर है तो आप उसकी शिकायत अपने जिला की उपभोक्ता अदालत के अंदर कर सकते हैं और इसकी समय सीमा जो है फाइल करने की वो 2 साल है। 2 साल के अंदर आपको शिकायत इसमें दर्ज करानी होती है। मैंने आपको बताया कि बिल, आपने कोई नोटिस दिया है तो वो ये सब कॉपीज उसके साथ लगती हैं और ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपल है और सस्ता और सुलभ न्याय है। इसी की तरह एक तीसरा कानून की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। कानूनी सहायता के तहत एक कानून बनाया गया। हमारी पार्लियामेंट ने ये समझा कि हमारा देश जो है एक विकासशील देश है और जिसमें काफी जनता जो है अशिक्षित है और उनको कानून की जानकारी नहीं है, वो अपने कानूनी हक को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है या उनके पास उनकी आर्थिक माली स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो बड़ा वकील कर सकें या अपना केस लड़ सकें, अपने कानूनी हक प्राप्त कर सकें वगैरह वगैरह। इसके लिए ये नया कानून बनाया गया 1987 में और इसको लागू किया गया 1995 में। 1995 में इसको लागू कर दिया गया। इसकी धारा 12 के तहत हर उस व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है जो इसकी श्रेणी में आता है, जैसे कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, कोई भी निराश्रित, डिजास्टर इफेक्टिव विक्टिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, ये सभी इसकी श्रेणी में, फ्रीडम फाइटर फैमिली मेंबर्स, इनको हम मुफ्त कानूनी सहायता इस कानून के तहत देते हैं। सिंपल एक दरखास्त देनी होती है कि मैं ये अपना केस डालना चाहता हूँ या किसी ने मेरे ऊपर ये केस डाल दिया है और मैं उसको लड़ना चाहता हूँ, मुझे मुफ्त कानूनी सहायता के तहत वकील की सेवा दी जाए और तुरंत उसको वकील दिया जाता है और उसका सारा खर्चा जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं, वो वहन करती है और उस वकील को 7,500 से लेकर और हम 11,000 रुपए तक की फीस देते हैं। इसी कानून में एक और फैसिलिटी ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर पर अपने कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के लीगल सर्विसेज की हेल्पलाइन पे फोन करके ऑनलाइन भी किसी भी तरह की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको वकील की जरूरत पड़ती है वहां से वकील मिलता है आपको। और इसी कानून में अभी अमेंडमेंट कर एक नई अदालत की स्थापना की गई जिसका नाम है परमानेंट लोक अदालत और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इसमें 11 तरह की सेवाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, आवास, बीमा, म्यूनिसिपल सर्विसेज, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। इन सर्विसेज की कंप्लेंट आप इस अथॉरिटी में डाल सकते हैं। इसमें भी एक रिटायर्ड सेशन जज और 2 मेंबर्स इसमें होते हैं, 3 व्यक्ति ये बैठते हैं और ये अथॉरिटी भी 90 से 180 दिन के अंदर फैसला करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3 साल तक आप दावा डाल सकते हैं। दूसरी बात, कोई कोर्ट फीस इसमें नहीं है। तीसरी बात,
इसका फैसला पक्का फैसला है, इसकी कोई अपील नहीं है। अगर कोई इफेक्टिव पार्टी है जिसको लगता है कि गलत ऑर्डर हुआ है मेरे खिलाफ, तो उनको हाई कोर्ट में रिट जुडिक्शन में जाना पड़ता है, अपील कोई नहीं है इसमें। ये वो बातें हैं जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जरूरत पड़ती है। आपको करना कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई मुद्दा आपका है, आपका बिल गलत आ गया है, आपका बीमा वाला पैसा नहीं दे रहा है, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं आपको प्रॉपर नहीं मिली हैं या खराब मिली हैं, या कहीं डॉक्टर ने लापरवाही की है, मेडिकल केयर प्रॉपर नहीं हुई है, आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सही नहीं मिली हैं, आपका सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, म्यूनिसिपल कमेटी आपका सैनिटेशन प्रॉपर नहीं करती है, इन सब की शिकायत आप इस अदालत में डाल सकते हैं। हर एक जिले के एडीआर सेंटर में इसकी स्थापना की गई है। एडीआर सेंटर का मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में बना हुआ है और इसमें आप डाल सकते हैं। सिंपल, इसमें किसी वकील की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको वकील की जरूरत है तो सेक्शन 12 में आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको वकील मिलता है सरकारी खर्चे पे और आप अपना केस लड़ सकते हैं, अपने हक, कानूनी हकों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात करूं आपको वुमेन रिलेटेड लॉज की, महिलाओं से संबंधित कानून, क्योंकि आपका गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित कानून। आपने एक नाम सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। 2005 में ये कानून बनकर हमारे सामने आया और घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं को विशेष प्रोटेक्शन इस कानून में दिया गया है। अगर किसी भी महिला के साथ, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, कोई ऐसे हिंसा होती है, कोई उसके साथ जाती होती है, पुलिस को वो शिकायत दे सकती है, लीगल सर्विस को शिकायत दे सकती है, कोर्ट में डायरेक्ट से कंप्लेंट इस सेक्शन में डाल सकती है और उसके लिए इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन है। इस कानून में एक विशेष प्रावधान ये भी है कि अगर किसी महिला को उसके घर वालों ने या जो उसका मैट्रिमोनियल होम है उन्होंने निकाल दिया है, उसमें रेजिडेंस ऑर्डर वो ले सकती है। अदालत उसमें मजिस्ट्रेट जो है निर्देश देता है और उसको उसी मकान में एक कमरा उसके लिए सुरक्षित किया जाता है और उसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है हर एक जिले में। प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है कि जाकर इंक्वायरी करना और उसको उसके हक दिलवाना, उसका सामान दिलवाना, उसको रेजिडेंस दिलवाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना वगैरह वगैरह। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे आज जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, आपको इन नए कानूनों की जानकारी देना। अगर आपके आस पड़ोस में, घर में, समाज में, मोहल्ले में कोई ऐसी बात है, आप उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकते हैं, लीगल सर्विसेज को दे सकते हैं। आपके कॉलेज में भी एक ऐसा बॉक्स लगाया गया है जिसमें आप ऐसी शिकायत या सूचना डाल सकते हैं। लीगल सर्विसेज की हेल्पलाइन पर, पुलिस की हेल्पलाइन पर आप जानकारी नोट करवा सकते हैं। आपका पता उसमें कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। आपने सूचना दे दी, एजेंसी उसमें काम करती है और सूचना देने वाले को परेशान भी नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है इसमें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह जो है इसमें मजिस्ट्रेट काम करता है प्रोटेक्शन का। महिला के लिए खर्चा, उसके बच्चों के लिए खर्चा, उसके वस्त्र के लिए, क्लोथिंग के लिए, सारा सिस्टम इसमें दिया गया है और ये सब बजट भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास उपलब्ध है। वुमेन के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। मैं आपको आज के वेबिनार के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई सूचना आपके पास ऐसी है
कि कोई बच्चा बेसहारा है, उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, कोई महिला ऐसी है उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, या कोई सीनियर सिटीजन ऐसा है कि उसको कोई रखने को तैयार नहीं है, तो ये सूचनाएं आप इन्हीं एजेंसीज को दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, लीगल सर्विस को दे सकते हैं। इसके लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, हर जिले में बनाए गए हैं, और हम राउंड दी क्लॉक उसमें काम करते हैं। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, जो कि है 9416036400। ऐसी कोई भी सूचना अगर आप देंगे तो मैं अपने माध्यम से ये सूचना एजेंसी तक पहुंचाऊंगा, और इन सब लोगों को हम फैसिलिटेट करते हैं शेल्टर होम में। बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम बनाए गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। उन चिल्ड्रन होम में इन बच्चों को रखा जाता है, उनकी लिखाई पढ़ाई, क्लोथिंग, एजुकेशन, उनका डेवलपमेंट, हर तरह की फैसिलिटी सरकार, एनजीओज, हम लोग लीगल सर्विस के लोग मिलकर करते हैं। इसी तरह स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी भी बनाई गई है, जो बच्चे जिनका कोई नहीं है या जिनको पैदा करके छोड़ दिया, आप जैसे अखबार में न्यूज पढ़ते हैं कि फलानी जगह सड़क पे बच्चा मिला, झाड़ी में बच्चा मिला, किसी ने पैदा करके उसको छोड़ दिया, ऐसी सूचना तुरंत दें, पुलिस को दें, हमें दें, मेरे नंबर पे दें, तुरंत हम लोग वहां पे पहुंचते हैं और उस बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और उसको रिहेबिलिटेट करते हैं अडॉप्शन सेंटर में, और फिर उसको अडॉप्शन की प्रक्रिया में डाल के उसको, चाहे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है उसको प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स को हम अडॉप्शन में देते हैं, और कोर्ट प्रोसेस से वो सारा काम होता है। और इसके लिए एक नया कानून भी बनाया गया है, अडॉप्शन रेगुलेशन, जो कि 2017 में बनकर आया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज इसमें काम करती हैं। मैं आपको इसके साथ साथ ये सूचना दे दूं, कैथल में वो सेंटर है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। पूरे हरियाणा में 8 जगह पे वो सेंटर है, फरीदाबाद, हिसार, कैथल है, पंचकूला है। तो इन जगह पर अडॉप्शन एजेंसी में बच्चे आते हैं पूरी स्टेट से, और हम उनको सिक्योर करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, उनके हर तरह की व्यवस्था करते हैं, और राउंड दी क्लॉक 24 आवर्स हमारी टीम उसमें काम करती है। अभी तक कैथल से हमने 28 बच्चों को जो है अडॉप्शन में भेज दिया है, जिसमें से एक बच्ची को हमने बेल्जियम इंटर कंट्री में भी अडॉप्शन में भेजा है। और ये नहीं है कि अडॉप्शन में दे दिया, अडॉप्शन में देने के बाद भी हम इन बच्चों की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई माइनस नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो हम 21 साल की उम्र तक उस बच्चे को वापस ले सकते हैं। ये बच्चे भारत सरकार के बच्चे हैं, ये बच्चे हरियाणा सरकार के बच्चे हैं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हैं, और ये पूरा कारा का सिक्योर्ड सिस्टम है, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का। मैं बात कर रहा था आपसे महिला से संबंधित कानून की। कॉलेज में आपके सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटीज बनाई गई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एट वर्क प्लेस। हर कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में इस कानून में भी ऐसी इकाई की स्थापना की गई है। अगर कोई छेड़छाड़ की घटना वर्क प्लेस पे होती है, जहां पढ़ रहे हैं आप या कोई कार्य कर रहा है, तो उसकी सूचना आप उस दफ्तर में दे सकते हैं, और उसको हम कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आपके कॉलेज की वेबसाइट पे भी वो डाला गया होगा। और अगर वो ऐसी कोई कमेटी उस इंस्टीट्यूशन में नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर कमेटी होती है, जिसको हम कहते हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी। वहां पर शिकायत की जा सकती है, और ये जरूरी भी है। महिलाओं के साथ बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के कानून की व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन को आप यूज कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक सचेत भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप माइनर से मेजर हो रहे हैं, 16 साल से 18 साल की एज क्रॉस करके आप मेजर होने वाले हैं या हो गए हैं, तो आपको नए कानूनों का, नए अपराधों की जानकारी होना भी जरूरी है। जैसे कि आजकल हाई टेक हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया है, हम सभी के पास मोबाइल हैं, इंटरनेट है, नेट है, हम लैपटॉप को यूज करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं, लाइफ फास्ट हो गई है, बैंक की ट्रांजैक्शन भी मोबाइल से करते हैं,
नेट से करते हैं। बच्चों, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि कोई भी व्हाट्सएप मैसेज अगर आपके पास आता है, उस मैसेज को तब तक दूसरे के पास, अपने साथी के पास या अपने रिलेटिव के पास या किसी के पास भी तब तक फॉरवर्ड मत करें जब तक आपको फुल्ली सिक्योर ना हो कि ये मैसेज सही है। इसकी वजह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसकी धारा 65 और 67 के तहत अगर कोई गलत मैसेज आपने फॉरवर्ड कर दिया तो हम लोग अक्यूज की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं, हम भी अपराधी बन जाते हैं। मेयर ट्रांसफर ऑफ फॉरवर्डिंग ए मैसेज टू अनदर, उससे हम इस कानून की धारा के तहत अपराधी की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं। तो कभी भी अननेसेसरीली मैसेज को आप फॉरवर्ड मत करें। और अगर आपके पास कोई गलत मैसेज आते हैं, अगर आपकी आईडी हाईजैक हो गई है, आपको उसकी साइबर क्राइम के पास कंप्लेंट कीजिए। गूगल पर जाइए, साइबर क्राइम खोलिए और उसमें कंप्लेंट को इमीडिएट रजिस्टर कीजिए। क्योंकि आज के दिन अपराधी भी डिजिटल हो गए हैं और शातिर हो गए हैं। वो आपके फेसबुक से, आपके नंबर से, आपकी आईडी से फोटो लेते हैं और फेक आईडी बनाते हैं और उससे मैसेज करके ऑनलाइन जाकर कहीं ना कहीं लिंक बनाकर फ्रॉड करते हैं। एटीएम कार्ड को यूज करते हैं, आप बैंक के एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हैं, आप सिक्योर होकर जाएं। आप जा पॉइंट्स में कैंसिल का बटन है, पहले उसके कैंसिल के बटन को आप प्रेस कीजिए ताकि उससे पहले की कोई एक्टिविटी अगर उसमें पेंडिंग है तो वो सारी हट जाएंगी। अपने कार्ड को उसमें स्क्रैच करने से पहले, स्वाइप करने से पहले आप देख लें कि उस स्वाइप मशीन में के ऊपर कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि अगर उसने आपके कार्ड को स्कैन कर लिया तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देगा और आपका अकाउंट खाली कर देगा। बहुत सचेत होके हमें अपनी जिंदगी को जीना है। हमें हर चीज को, हर बात को ध्यान में रखना है। अपने मोबाइल को जरूरत के समय तरीके से, कानूनी तरीके से ही यूज करना है। सिर्फ उसी का मैसेज लें या उसी को कॉल करें जिसको आप जानते हैं। आज के दिन फेसबुक से हम जल्दी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं और जल्दी ही हम उस व्यक्ति के क्लोज आ जाते हैं और वो रिलेशन जो है नेट के थ्रू रिलेशनशिप में बदल जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा और वो गलती ठीक होते होते काफी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप महिला कॉलेज में हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, स्टाफ मेंबर्स भी हैं। आपको अगर कोई तंग करता है, अपने टीचर को बताइए, अपने साथी को बताइए, अपने घर में जाके पेरेंट्स को बताइए। जितनी जल्दी आप वो सूचना देंगे, आपका उसमें बचाव रहेगा, आप उसमें सुरक्षित रहेंगे। जहां पर आप ये मैसेज देने में डिले कर देंगे, वहां नुकसान हो जाता है। हमारे पास डेली इतने केसेस आते हैं पुलिस के पास और उसमें यही गलतियां सामने आती हैं कि सूचना देने में लापरवाही हुई और इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जानकारियां बढ़ी, रिलेशन बढ़े, दोस्ती में गए और रिलेशनशिप में बदल गए और लड़के ने लड़की को यूज किया और छोड़ के भाग गया और उसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस के पास आते हैं। लेकिन वो नुकसान जो है कभी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। ये समझने की बात है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जहां पर भी है, कहीं कोई आपसे छेड़छाड़ होती है, शोर मचाइए और तुरंत उसकी सूचना दें। अपने नजदीकी को दें, जिसके ऊपर आपको फेथ है उसको दें, अपने टीचर को दें। ये वो व्यक्ति हैं जो आपका साथ देंगे। आप अपने बॉक्स में डाल दीजिए। हर एक कॉलेज में बॉक्स लगे हैं, कंप्लेंट बॉक्स। लीगल सर्विसेज को दें,
और ये सब सिस्टम आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, हम लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसको यूज करने से इसका यूज होगा। अब मैं अगली बात पे चलूं। एक कानून आपने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस बीच में कोई आप मेरे से सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लीज। हाँ जी सर, हम लास्ट में सेशन के लास्ट में ओके, स्टूडेंट्स ठीक के है। सारे सवाल ले लेंगे। लास्ट में हम हाँ जी क्वेरीज को लेंगे और आपकी हाँ जो जी, भी हाँ जी सर। बात होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। जी सर। अगले कानून की मैं बात करूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बहुत ही अच्छा कानून, ये भी 2005 में बनकर आया हमारे सामने। सूचना के अधिकार कानून का अपना महत्व है। सिंपल एप्लीकेशन, ऊपर लिखिए सूचना का अधिकार कानून, और नीचे जो डिटेल आपको चाहिए, जो दस्तावेज आपको चाहिए वो लिखिए। उस किस पीरियड से हैं, कौन से दफ्तर के हैं, वो सब लिखिए। उस दफ्तर के आरटीआई ऑफिसर्स को भेजिए, अपने नीचे साइन कीजिए। केवल मात्र 10 रुपए की फीस का आपको इसके साथ ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर या स्टैंप लगानी होती है और उसको भेज दीजिए। इस कानून के तहत 30 दिन के अंदर आपको वो सूचना कंसर्न्ड दफ्तर को भेजनी होती है। हर एक बैंक में, हर एक बीमा कंपनी में, हर एक निगम में, कार्यालय में सूचना अधिकारी का नाम, पद और उसका पूरा एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर एक बोर्ड पे छाप के लगाया होता है। उसी को आपने वो सूचना की अधिकार की एप्लीकेशन भेजनी है। और अगर वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है, उस जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उसके अपीलेट अधिकारी को, उसका भी जिक्र उसमें सूचना पर पट पे लगाया होता है, उसको आप अपील के माध्यम से भेज सकते हैं और वो भी आपको 30 दिन के अंदर सूचना मुहैया कराते हैं। अगर सूचना देने में देरी करता है दफ्तर, 250 रुपये पर डे के हिसाब से कंसर्न्ड अधिकारी को अपनी जेब से जुर्माना देना होता है और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का जुर्माना उनको किया जा सकता है। हमारी पार्लियामेंट ने ये सोचा, जब इतना प्रेशर डला कि आरटीआई का कानून बनाया जाए कि ये हमारा अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान पहले से था कि हर एक व्यक्ति को इन कार्यालयों से सूचना लेने का अधिकार होना चाहिए। तो कानून बना और उस कानून से सभी दफ्तरों में खलबली मची, क्योंकि सूचना के अधिकार नियम के तहत जो बातें छुपाई गई थी वो निकल निकल के बाहर आने लगी और उससे काफी लोगों को अपने कानूनी हक प्राप्त करने में सुविधा हुई। लोगों के रिटायरमेंट के पैसे रुके हुए थे, पेंशन रुकी हुई थी, वो सब अब निकल कर और आगे चलने लगी, उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि सूचना के अधिकार नियम के तहत जो सूचना आपको मिलती है वो प्रमाणित होकर आती है, सर्टिफाइड होकर आती है। उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में टेंडर कर सकते हैं, उसके लिए रिकॉर्ड को समन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा कानून हमारे सामने 2005 में आया। 2005 का वर्ष ऐसा था जिसमें काफी नए कानून बन के हमारे सामने आए। जैसे मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, सूचना का अधिकार नियम आया, इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की मैं अगर आपको थोड़ी सी जिक्र कर दूं, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कानून। आपदा का मतलब है अचानक से आग का लग जाना, भूचाल का आ जाना, भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, जिससे हमारी जान और माल की नुकसान होता है, उसके लिए भी कानून बनाया गया। इस कानून में उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई, एनडीआरएफ बनाई गई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई, जो आपदा के समय में काम करती है। और इसके अंदर ही कंपनसेशन के प्रोविजन भी रखे गए कि जिनका नुकसान हुआ है उनको कैसे मुआवजा दिया जाए, कौन देगा। और जैसे आपने देखा कि पीछे इसमें नेपाल में भूकंप आया, काफी नुकसान हुआ और पूरा काठमांडू उसमें खत्म हो गया था। हिंदुस्तान में भी कई जगह पर, लातूर में आया, भुज में आया और इधर उत्तरांचल में आया, काफी जान माल का नुकसान हुआ, काफी लोग उसमें मर भी गए, जान का नुकसान हुआ। लेकिन
मान लो डेथ हुई 50,000 और बॉडीज मिली सिर्फ 500 की, तो बाकी के 49,500 लोगों की डेथ का कैसे साबित होगा कि उनकी डेथ हो गई है? इस कानून में प्रावधान किया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां पर ये हादसा हुआ है, जब नोटिफाई कर देगा मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट के बेस पे कि आई प्रिज्यूम्ड दीज पीपल आर डेड, तो वो डेड डिक्लेयर किए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा सो दैट कि उनके फैमिली मेंबर्स मुआवजा ले सकें, उनका कंपनसेशन ले सकें, उनका जो प्रॉपर्टीज आगे लीगल हेयर्स में जाएगी उसमें चली जाए वगैरह वगैरह। ये प्रोविजन इसमें नए किए गए। एक नया कानून बना 2012 में बच्चों से रिलेटेड जो अपराध होते थे बच्चों के साथ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों के साथ नाजायज संबंध, उनके साथ बलात्कार, रेप, मोलेस्टेशन, इस तरह की घटनाएं जब सामने आई तो हमारी पार्लियामेंट ने 2012 में इस कानून को बनाया, इस कानून के नियम को बनाया। इसमें एक विशेष बात यह है इस कानून में, बच्चों में आपको बताना चाहूंगा, इसमें अगर अदरवाइज कोई अपराध करता है तो पुलिस को, गवर्नमेंट की एजेंसी को साबित करना पड़ता है कि ये अपराध इस व्यक्ति ने किया है, ये मर्डर इस व्यक्ति ने किया है, ये रेप इस व्यक्ति ने किया। लेकिन पॉक्सो में क्योंकि अपराध जिसके साथ हुआ वो बच्चा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें जो अपराधी है उसको साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, एजेंसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल प्रोटेक्शन है उसको, बच्चे को। उसकी अगर कोर्ट में बयान भी होना है तो कोर्ट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी जो है डिनाई कर सकती है। पॉक्सो की कोर्ट में अपराधी को जहां बैठाया जाता है तो उसके आगे कर्टन लगा दिया जाता है या प्लाई रख दी जाती है ताकि उसका विक्टिम के साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना हो। विशेष तरह की अदालत होती है, चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट होती है और उसमें पॉक्सो के ट्रायल होते हैं। साथ में मैं बात करूंगा आपसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट की। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में शादी की उम्र लड़का लड़की के लिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की जो है 18 साल की होनी चाहिए, तो उसको मैरिज करने का हक है। लेकिन इसके साथ ही हमने एक कानून बनाया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। इससे कम उम्र वाले बच्चों की शादी नहीं की जा सकती, वो भी एक अपराध है। अगर कोई माँ बाप भी कम उम्र के लड़का लड़की की शादी करते हैं तो इस कानून में वो अपराधी हैं, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में। आप अखबार में पढ़ते होंगे, आज बाल विवाह रुकवाया गया, वहां पर लड़की कम उम्र की थी, लड़का कम उम्र का था। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उनका ये काम है, पुलिस का ये काम है। अगर ऐसी कोई मैरिज कहीं पर भी हो रही है, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकते हैं, लीगल सर्विसेज को दे सकते हैं, अपने कॉलेज में भी दे सकते हैं और मुझे भी दे सकते हैं। तुरंत हमारी टीम उसमें कार्रवाई करती है और इन बाल विवाहों को रुकवाया जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक वैलिड मैरिज वही है जिसमें पूरी एज होने पे शादी की गई है। और शादी के लिए एक विशेष कानून अलग से भी बनाया गया है जिसको हम कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह कानून। विशेष विवाह कानून उन मैरिजेस को रजिस्टर करता है जिसमें अंतर जातीय विवाह होते हैं। और ये सब मैरिजेस अब इंडिया में रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी है। 6 महीने के अंदर अंदर जो व्यक्ति मैरिज करते हैं उनको अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट आ गया है हमारे सामने और उसके तहत हमें उस शादी को भी रजिस्टर करवाना चाहिए। क्योंकि टाइम काफी हो गया है, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे कोई सवाल करना चाहें, किसी भी तरह की बात करना चाहें, कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर। हमारे स्टूडेंट्स को इतने सारे लॉज के बारे में अवेयर करने के लिए, क्योंकि कोई भी कानून बना दिया जाता है पर वो तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता जब तक जनता उसके बारे में जागरूक ना हो। और डेफिनेटली आपके लेक्चर से इतनी जो हम हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए कानून जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी डे टू डे लाइफ में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती तो हम कई बार विक्टिम भी बने रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सो डेफिनेटली ये आज का लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। मैं स्टूडेंट्स अगर कोई भी सवाल कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में बेटा टाइप कर दे अपने जो भी क्वेरीज है उनकी। जो भी स्टूडेंट्स की किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है सर से, हाँ जी मैम, यदि आप परमिट करें। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, अभी आपने बताया कि मैरिज जो है वो रजिस्टर होनी जरूरी है। यदि हम मैरिज को रजिस्टर ना करवाएं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं? देखिए, एक तो उसमें फाइन का प्रोविजन है। दूसरा, अगर आप कहीं अब फॉरेन में जाते हैं तो उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। बच्चों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बच्चे कल आपके कॉलेज से डिग्री करके जब निकलेंगे और ये प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर कहीं जाएंगे तो अगर इनकी मैरिज है तो उनको स्पाउस का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बिना वो परमिट नहीं करते हैं, आपका वीजा नहीं लगता है। तो इन सब चीजों के लिए भी ये मैंडेटरी है। और अगर कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ें तो उसमें समय सीमा 6 महीने की है, और 6 महीने के बाद जो है उसमें फाइन क्लॉज है, तो वो फाइन आपको अलग से देना पड़ेगा। सर एक बात अभी हमने की थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, वो हमारे कॉलेज में भी हमने बनाई हुई है, जिसे हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। जी। तो सर जैसे हम कहते हैं वर्क प्लेस पे कोई आपको सेक्सुअल अब्यूज करता है तो हम उनको एंटरटेन करते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए सर, जो है हमारा स्टूडेंट, बट उसका वर्क प्लेस पे इस तरह का कोई सामना नहीं हुआ, इस तरह की दिक्कत नहीं आई है, बट वो अपने घर भी नहीं बता सकता इस बात को, क्या कॉलेज लेवल पे हम ऐसे केसेस को एंटरटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बनाया गया है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं बता दूं। जब कोई कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास आती है, 2 या 3 या 4 लोग जो होते हैं इसमें, और जब वो इसमें एविडेंस लेते हैं और ये बात साबित हो जाती है कि ये बात हुई है, उस बच्चे को अगर वो पढ़ रहा है रेस्टिगेट किया जा सकता है। अगर वो बाहर का है उसकी डिग्रीज को यूनिवर्सिटी वापस ले सकती है। ऐसा प्रोविजन इसमें पूरा दिया गया है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में भी आ गया है, जो कि आपके कॉलेजेस में सर्कुलेट भी हुई हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएं तो वो गाइडलाइंस उसमें दर्शाई गई हैं पूरी। तो बच्चे भी ये समझ लें कि अगर कोई गलत करता है उसका फ्यूचर खराब होने वाला है, उसको रेस्टिगेट भी कर देंगे, दूसरा कॉलेज उसका करेक्टर सर्टिफिकेट खराब देखकर उसको एडमिशन नहीं देगा। अगर उसने डिग्री कर ली है तो यूनिवर्सिटी उसकी डिग्री को भी वापस ले लेगा। और अगर कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई को प्रोटेक्शन भी है और उसको उसमें चेतावनी भी है। प्रोटेक्शन ये है कि उसको छुट्टी देनी पड़ेगी जितने पीरियड की उसकी बनती है। एक छुट्टी का मतलब क्या है, अगर उसको अपनी जान का खतरा है तो वो 6 महीने की छुट्टी भी मांग सकती है विद पे। और अगर उसने गलत किया है तो उसकी नौकरी जा सकती है, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होगी। तो ये स्पेशल फीचर हैं इसके। कमेटीज हर एक इंस्टीट्यूट में बना भी है, लेकिन कमेटी के जो मेंबर हैं उनको इसके बायलॉज नहीं पता, उन्होंने इसको प्रॉपरली रीड नहीं किया। ये समझने की और पढ़ने की जरूरत है, तभी इंटरनल कमेटी प्रॉपर काम कर पाएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति मैम, मेरा भी एक सवाल है, अगर आप अलाउ करते हैं तो। आप पूछिए आप प्लीज। हाँ जी मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो रेड क्रॉस के इंचार्ज हैं और जो एनएसएस के इंचार्ज हैं सर, हमें काम दिया गया है कि हमें ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज होम में जाकर उन लोगों से जो भी उनकी जरूरतें हैं उनके बारे में जानना है और उन चीजों को पूरा करना है, उनसे बातचीत करनी है। लेकिन हम जब लेटर लेकर जब हम ऑर्फनेज होम में गए, यहाँ पर सेक्टर 7 में है सर, तब हमें सर एंट्री नहीं दी गई उस ऑर्फनेज होम में और हमें बोला गया कि आप जे एक्ट पढ़कर आइए, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इस एक्ट के तहत। हमने उनको सिंपली ये कहा कि मैम हमें फोटोज नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस बात करने दीजिए, उन्हें कहाँ रखा गया है और वो कैसे हैं, हमें सिर्फ उन बच्चों से बात करनी है। सर वो माइनर बच्चे थे सर, 14 इयर्स ओल्ड के और 15 इयर्स ओल्ड तक इतने बच्चे थे। हमने सिर्फ उन्हें ये कहा कि हमारे पास अथॉरिटी की तरफ से लेटर है, हम अपना कोई पर्सनल काम के लिए नहीं आए हैं, हमें प्लीज आप एक बार बात करने दीजिए उनसे कि क्या वो ठीक है या उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि हम वो अथॉरिटी को बता सके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। लेकिन सर हमें बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया गया उन्हें हाँ, मिलने के लिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया। जी बिल्कुल उन्होंने सही किया कि उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया। ओके सर। मॉडल रूल 2016 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हैं, उसमें ये पावर सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, इनको है जो विजिट कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं। ये गलती करी एनएसएस यूनिट ने, जिसने बिना समझ के आपको ऑथराइज करके लेटर देके भेज दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता। उन्होंने बिल्कुल सही आपको रोका। जी सर। क्योंकि ऑब्जर्वेशन होम में जो रह रहा है वो प्रोटेक्टेड बच्चा है, उससे बाहर का कोई संबंध नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति बिना परमिशन के, परमिशन का मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जे बोर्ड, चिल्ड्रन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की मर्जी के बिना कोई बात ही नहीं कर सकता है। जी सर, थैंक यू सर, बस ये डाउट था सर। सर। हाँ सर, ये हाँ जी सर, ये हमें डिपार्टमेंट से आगे जो इंस्ट्रक्शन आई थी उसके बेसिस पे इनको भेजा गया था। अब ये तो डिपार्टमेंट को ही, हाँ जी, हायर एजुकेशन को, वहां से हमारे पास क्या आता है कि आधे घंटे के अंदर आप जाइए और हमें रिपोर्ट कीजिए। तो इतनी जल्दी तो परमिशन लेना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, बट ठीक है कि इसमें हमें डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी होती है, बाद में हमें पता चला फिर ये। तो ये तो डिपार्टमेंट को जब इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें एक प्रॉपर टाइम हमें देना चाहिए, मैं आपको ताकि हम परमिशन लेके और फिर वहां विजिट करें। इस वेबिनार के माध्यम से ही, कि अगर कभी भी आपको टाइम लगे, ठीक समझे, तो अपने बच्चों को आप कोर्ट विजिट कराइए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का विजिट कराइए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का विजिट कराइए। बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि एनजीओज कितना बढ़िया काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। वुमेन शेल्टर होम में देखिए कि कितना बढ़िया उनको शेल्टर देते हैं। ओल्ड एज होम में देखिए कि कैसे वृद्धों को कितनी केयर से रखा जाता है। और अगर कहीं कोई शॉर्ट कमिंग है, वो भी हमारी नॉलेज में लेके आए। राउंड दी क्लॉक मॉनिटरिंग होती है। मैं अगर आज की दिन की बात आपको करूं कि आज हमने कैथल में, क्योंकि सेशन जज को भी अपने विजिट करने होते हैं, आज स्पेशल टीम थी, सेशन जज साहब थे, सीजीएम मैडम थी। तो आज चिल्ड्रन होम को हमने विजिट किया कैथल में, ओल्ड एज होम को विजिट किया हमने, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को विजिट किया। और वहाँ ये नहीं है कि विजिट गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो करवा ही नहीं सकते। सेक्शन 74, 75 में जे एक्ट पे बच्चों की फोटो खींचना मना है, बिल्कुल अपराध है। मीडिया वाले भी उनकी फोटो नहीं छाप सकते, उनको भी 6 महीने की सजा हो सकती है इसमें। ये स्पेशल बात है। जब हम जेल विजिट करते हैं सेशन जज के साथ, वहां पर हम हर तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। कैदियों के खाने की व्यवस्था क्या है, उस फूड को खाकर सेशन जज साहब, सीजीएम साहब और जो एडवोकेट रहता है, तीनों को चेक करना होता है और फूड बुक में उसकी एंट्री करनी होती है। मैं आपको ये बता दूं कि जो कैदियों के लिए किचन है वो हमारे घर की किचन से ज्यादा बढ़िया है। इतनी हाइजीनिक है, आप उसके फर्श पे भी उंगली लगा के देखें, डस्ट नहीं आएगी।
उनको बकायदा पी कैप देकर दस्ताने डालकर वो खाना बनाते हैं। कुकिंग गैस पे खाना बनता है, एक बार में 100 चपाती बनती है। सब चपाती का वेट एज पर मेजरमेंट होता है। एग मार्क मसाले उसमें यूज करते हैं, हायर रेट की परचेज करते हैं वीट की, क्योंकि कोर्ट की ये जिम्मेवारी है, प्रशासन की ये जिम्मेवारी है। जब हम किसी को पकड़ते हैं, सजा करते हैं, जेल में भेजते हैं, तो उसको रखने की, उसके हेल्थ केयर की, उसके फूड एंड क्लोथिंग की, हर तरह की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी सरकार की है। जेल में वो एक तरह का स्टेट गेस्ट है, ये समझने की बात है। लेकिन जेल के अंदर रहना, चाहे कितनी भी फैसिलिटीज हो, 18 फुट की दीवार के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। और कोई सवाल? सर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं जी कि, स्टूडेंट का सवाल है कि इतने सारे लॉज बने हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लॉ बनाए गए हैं, क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं? और अगर इम्प्लीमेंट होते भी हैं तो फिर इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं? एक बच्ची पूछ रही है। बहुत ही अच्छा और सटीक सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में तकरीबन 5,500 कानून हैं। 5,500, 5,500 हर बात का कानून है। और सीखने वाली बात यह है कि कानून वही बन सकता है जिसका प्रावधान पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। पूरे विश्व का सबसे लंबा संविधान है हमारा, और उसमें ये जितने कानून बने हैं उसका उल्लेख कहीं ना कहीं किया गया है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख नहीं है तो वो कानून लागू नहीं किया जा सकता। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, फिर उसको लागू करेंगे। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये बिल्कुल अच्छा सवाल इन्होंने किया है। कानून बनते हैं, कानून को लोग तोड़ते भी हैं, लेकिन कानून के दायरे में उनकी समीक्षा भी होती है, अपराधी को पकड़ा भी जाता है और उनको सजा भी दी जाती है। ठीक है कि कुछ शातिर अपराधी निकल जाते हैं बचकर, लेकिन मैकेनिज्म पूरा है, डरने की जरूरत नहीं है। लॉज हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, और हमारी सोशल ऑब्लिगेशन है कि उन लॉज में हम अपनी जिम्मेवारियों को भी समझें। हमारी जिम्मेवारियों की भी बात हमने की, राइट्स के साथ ड्यूटीज भी हैं। जहां दूसरे की नाक शुरू होती है वहां दूसरे का अधिकार क्षेत्र आ जाता है। तो हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सर एक बच्ची का और सवाल है, रितिका देवी का। वो पूछ रही है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई अपनी मैरिज, तो अब क्या करना है उनको? बिल्कुल आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जो फाइन है वो आपको देना पड़ेगा, वो नॉमिनल सा फाइन है 2-2.5 हजार रुपए का, वो आप पे कर दें साथ में, और पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दें। आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, उस दिन जाइए और अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लें। सर एक बच्ची का और सवाल है, प्रीति देवी नाम है उनका। उनका फेसबुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। प्रीति बेटा, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो सर से अपना। यस मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, उस गांव में एक रिलेटिव जो एक रियल इंसिडेंट हुआ। फेसबुक से दोस्ती हुई एक लड़की के साथ, और वो लड़की यूपी की थी। और दोस्ती में उन्होंने अपनी उसकी सिस्टर के फोटो लिए, उसकी मदर के फोटो लिए, और लेने के बाद कुछ मंथ बाद क्या हुआ, वो उनको ब्लैकमेल करने लगे उन फोटोज को उसकी आईडी पे डाल के। और कभी कुछ बोलना, मतलब गंदे कमेंट करना, नंबर डालना, ये सारी चीजें होने लगी। पुलिस एफआईआर भी करवा दी गई, और एफआईआर के बाद उसने ये भी कह दिया कि ठीक है सर, मैं आगे से नहीं करूंगी। और यही चीजें फिर से वो कर रही है एफआईआर होने के बाद। तो ऐसे सिचुएशन अगर किसी लड़की के साथ या किसी के साथ आ जाती है तो उसमें फिर कैसे फाइट करेंगे आगे? जी जी। क्योंकि एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसमें कुछ हो नहीं रहा आगे। फिर देखिए, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, तो हायर ऑफिशियल से मिल सकते हैं। हायर ऑफिशियल से मेरा मतलब है कि सीधा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कप्तान से, एसपी से आप मिलिए। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 12 में एप्लीकेशन दीजिए लीगल सर्विसेज में, वहां से आपको लॉयर मिलेगा, और वो जो भी आपके लिए कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में करेगा। चाहे उसमें पुलिस को समन करना पड़े, चाहे एसपी को समन करना पड़े, हर चीज की व्यवस्था है, पूरा मैकेनिज्म है। और अगर वो दोबारा से ऐसा अपराध कर रहा है या कर रही है
तो वो हाँ जी, एग्रावेटेड हाँ जी। की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। एग्रावेटेड का मतलब है कि उसको सजा भी दुगनी होगी और जुर्माना भी हाँ जी, दुगना हाँ। होगा, उसकी एक सर क्योंकि हमने FIR और हो जाएगी उसकी। हाँ सर, क्योंकि पता है जब हमने FIR कराई थी, मैं खुद गई थी उस FIR में करवाने के लिए, तो और मैंने यानी इवन कि मैंने विमेन हेल्पलाइन से भी बोला था उनको, तो आयुष के अंडर भी मैंने ये चीज दी हुई थी उनको। तो उसके बाद वो आईडी छोड़कर नई आईडी बनाकर फिर से दूसरे आईडी पर वो अपलोड कर दी। आप पूरा इंसिडेंट लिख के, FIR का नंबर लिख के आप सेशन जज को भी भेज सकते हैं, हाँ जी, CGM DLSA को भी भेज सकते हैं। हाँ जी, दे विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है। पुनीत बुरा नाम से ज्वाइन कर रखा है किसी स्टूडेंट ने। उनका सवाल ये है कि इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्रोप्रिएट, शुड अवर कॉन्स्टिट्यूशन नीड सम मॉडिफिकेशन? सर आपकी राय जानना चाहते हैं। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे सवाल आप कर रहे हैं। जब से देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देखिए कितनी बार अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट तभी होता है जब हमें जरूरत पड़ती है उसको संशोधन करने की। किसी भी विषय को अगर लाना होता है दायरे में, अगर उसका प्रावधान नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में वो जाता है और वहां से पास होकर फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के लिए जाता है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन से वो लागू हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर तरह का प्रावधान पहले से है और वी आर वेरी सिक्योर्ड, वी आर इन ए सिक्योर कंट्री। हमें अपने कानून पर फेथ करना चाहिए और फेथ करने के साथ साथ हमें अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को भी पूरा करना चाहिए। थैंक यू। मैम आपका माइक ऑफ है मैम, प्लीज अपना माइक ओके, सॉरी सर। एक सवाल और है कि एक बच्ची पूछ रही है कि जब 16 से 18 वर्ष का बच्चा रेप जैसे जुर्म करता है तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया, इसमें 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को दोबारा से अमेंड कर दिया और उसमें स्पेशल पॉकेट बना दी है 16 से 18 वाले जो हीनियस क्राइम के बच्चे हैं। जब उसको पेश करते हैं पकड़कर, लेकर उसको बोर्ड में ही आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट की जाती है मेंबर्स और मजिस्ट्रेट के द्वारा। प्रिलिमिनरी असेसमेंट का मतलब है कि हम उस बच्चे का मेंटल लेवल चेक करते हैं कि क्या उसकी बौद्धिक क्षमता सही है, क्या वो 16 प्लस का बच्चा है या 16 माइनस का है। मान लीजिए उसकी एज तो है 17, प्रूफ ऑफ एज भी आ गया, लेकिन उसका मेंटल लेवल जो है बिलो 16 है, मतलब वो बात को नहीं समझता है, उसको ये ही नहीं पता उसने क्या क्राइम किया है, तो हम उसको 16 से 18 वाली पॉकेट में सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए नहीं भेजेंगे। उसकी हम इंक्वायरी करेंगे, उसको जे एक्ट का प्रोटेक्शन देंगे। अगर जज साहब ने और मेंबर्स ने ये पाया कि नहीं, इसकी उम्र भी ठीक है और इसको हर तरह की समझ है, हर तरह से कॉम्पिटेंट है, तो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे सेशन कोर्ट में, जो कि स्पेशल कोर्ट है, और वहां पे इसको अडल्ट ट्रीट करके ट्रायल होगा और इसको पूरी सजा मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा फिर उसको। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये वर्कशॉप हमारी, वो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे, जो क्वेरी आ रही है, उससे हमें पता चल रहा है कि वो कितना ज़रूरी था ये आज की वर्कशॉप हमारी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोनिका मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू मोनिका मैम। मैम थैंक यू। प्रीति मैम, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। हाँ जी। मैम कुछ बच्चे जो है सर का नंबर मांग रहे हैं, फोन नंबर मांग रहे हैं, तो सर यदि आप परमिट करें तो आपका नंबर हम शेयर कर सकते हैं क्या बच्चों के साथ? हाँ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और मेरा राउंड दी क्लॉक फोन ओपन रहता है, क्योंकि मेरा नंबर जो है पूरे हरियाणा की पुलिस के पास भी गया हुआ है, उनको भी मैं हेल्प करता रहता हूँ मॉनिटरिंग में, केसेस की इन्वेस्टिगेशन में। आप नोट कर सकते हैं, इट्स 9416036400। और मैं प्रीति मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको चैट बॉक्स में शेयर कर दें। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। मोनिका मैम, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच प्रीति मैम।
Thank you so much, sir, for such an interactive session for our students. It is a matter of honor for me to present a vote of thanks. I am Miss Monica, Assistant Professor, Department of English, and I give a really heartfelt vote of thanks to you, to our eminent speaker, Arvind Khurania, sir, advocate and member of Magistrate Juvenile Justice. Thank you so much, sir, for spending your busiest day with us and Thank sharing you, your all of you, very much. years of experience with us, sir, in words. And in this session, you took up all the topics. And thank you for making us aware of all the legal ways that existed, through which we can help the needy people, and all the existed institutions that are created only for these needy people to provide shelter, protection, food to these needy people, and most importantly, women issue that include domestic violence, sexual harassment, and cyber crime against women. That is the most essential topic in this time. Thank you so much, sir, for and also making us aware of our social and moral obligation towards our society. We don't only have rights; we are also accountable to what we say, what we do in our society. Thank you so much, sir, for encouraging our students, and I really hope that this will definitely benefit our students in future to come. And I also want to give my special thank to our venerable and honorable principal, sir, Dr. Rajesh Sani, for being the catalyst that inspire to do our best and always stand with us as a pillar of power. Thank you so much, sir, for allowing us to present this workshop before our students. And I also thank Dr. Meenakshi. Special thanks to Dr. Meenakshi, who introduced to us such a relevant and a learned personality. Thank you so much, ma'am, for introducing us to Arvind Khurania, sir, a learned person and man of immense knowledge. Thank you so much, ma'am. And I thank the convener of the event, Miss Preeti, co-convener Miss Pooja, and all the staff of the organization of the event. Congratulations to all of us and to all of you for the well managed and successful event. A special thanks to the technical team for the smooth running of this session. Thank you so much. It is because of you that we are able to conduct this program online. And last but not the least, our students. Thank you so much to all of you from who have come from all the organization to attend this workshop online. Thank you so much for being with us and showing immense patience and showing your listening power. Thank you so much for being the active listener throughout the lecture and having the learning spirit. Thank you so much to each and everyone associated with this event, directly or indirectly. Thank you so much, sir. Thank you, Monica ma'am. My Thank you, congratulations Arvind to sir. the Government College for Girls, Palwal, who took initiative for organizing such a state-level awareness program through webinar. It's a new college, and it's a message to all to organize such webinars for the awareness of the public and the students. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. सभी स्टूडेंट्स लेफ्ट कर सकते हैं. थैंक यू.